यहाँ से बोल रहे हो, तुम बीच में कोई भी कुछ बोल दे रहा। एक पद का सम्मान और मान होना चाहिए, तो इस बात को हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं। ठीक है, हमारी वैचारिक लड़ाई होगी वो अलग है, सरकार से लड़ाई है, हम सीबीआई मांग रहे हैं, SIT दे रहे हैं, वो हमारी अपनी लड़ाई है, उसको लड़ेंगे। पर अगर कोई भी यहाँ से DM साहब या कोई भी अगर बोलता है तो ये आप लोग जानते हैं, और आप लोग 8-8 घंटे कोचिंगों में 10-10, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बिताते हैं, तो वो भी समझ सकते हैं कि कोई भी बीच से कोई ऐसी लूज टॉकिंग नहीं करेगा जिससे कि हमें भी दुख हो, उन्हें भी दुख हो और समाज को भी दुख हो, क्योंकि इनका काम है, इनकी ड्यूटी है और ये अपनी ड्यूटी के लिए आए हैं। तो मैं माइक थमाऊंगा सीधे श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल जी को, और मैं चाहता हूं कि युवा साथी बैठ जाए यार, मीडिया कर्मी एक साइड में आ जाए जहाँ पे खड़े रहकर, बाकी लोग बैठ जाइए। तो मैं माइक थमा रहा हूं और आप लोग बड़े गौर से और बड़े प्यार से शांति से इस चीज को सुनेंगे। धन्यवाद। तुम पे जूते लग रहे उठ के जाओ ना भाई, क्या बोलो यूकेडी से बड़ी पार्टी है, यूकेडी ज्यादा ही बना सकते। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, देखिए हम आपके जो संवेदनाएं हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनसे भली भांति परिचित हैं, उनका एहसास है। आपके जो कंसर्न्स थे, पेपर लीक का, चीटिंग का और जो उससे एसोसिएटेड इश्यूज थे, उस पे गवर्नमेंट प्रशासन गंभीर है। इसी वजह से जैसे ही कोई इनपुट आया, एक सेंटर से इनपुट आया, अभी तक एक सेंटर से इनपुट आया है, उस इनपुट के आधार पर जो जो कार्रवाइयां हुई हैं वो पूरे डोमेन में, पब्लिक डोमेन में व्यापक है। जो कंसर्न्ड अधिकारी ड्यूटी पे थे उनके विरुद्ध एक्शन ले लिया गया है। जो इन्वॉल्व था चीटिंग में, जो सिंगल चीटिंग केस में इन्वॉल्व था, उसको ड्यू लीगल प्रोसेस से टैकल कर लिया गया है। जो उनके साथ लोग एसोसिएटेड थे, जो चेन थी पूरी, उनको भी टैकल कर लिया गया है, उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। अब जो इनपुट था वो भले ही सिर्फ एक सेंटर से था, लेकिन पूरी परीक्षा की सैंक्टिटी को ध्यान में रखते हुए, जो सूचिता है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी SIT गठित हुई है, वो सिर्फ उस सेंटर के लिए ही नहीं, हमारी स्टेट में जहां जहां पर भी एक एक सेंटर था, उस सब के प्रोसेसेस को, सारे ऑपरेशंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रत्येक सेंटर कर दिया गया है। देखिए ये गंभीरता का ही एक प्रतीक है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में भर्तियां हुई हैं, आप सबने भी एग्जाम्स दिए होंगे। जो 25,000 भर्तियां हुई हैं उसमें ये सब जो हमारी जो केयर थी ये ली गई है, ड्यूली ली गई है। तो तभी हमारी पारदर्शिता से ही 25,000 भर्ती हुए हैं। आप जैसे ही नौजवान थे, आप जैसी ही छात्राएं थी, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, इंजीनियरिंग में, पुलिस में, प्रशासन में, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में भिन्न भिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। उनके पेपर्स हमारे सैंक्टिमोनियस गए हैं। हम और कप्तान साहब, हम भी आपकी तरह ही युवा थे, बेरोजगार थे, कुछ समय बेरोजगार थे ग्रेजुएशन के बाद। हमारी परीक्षाएं भी फुल प्रूफ रही, इसी वजह से हम पास हो पाए और ये पद प्राप्त कर पाए। जैसा आपको अभी प्रभार जी ने बताया कि आप भी इसी तरह की परीक्षाओं से कल को सफल होंगे। लेकिन आज का जो आपका कंसर्न है, मैं उसमें आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा हूं। ये पहले तो लीक का मैटर नहीं कह सकते, ये चीटिंग का मैटर है। चीटिंग को हमने ड्यूली टैकल कर लिया है और ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। ये ताकि हमारा स्टेट वाइड रहे, पब्लिक डोमेन में ओपन रहे, इसके लिए पहले तो SIT गठित कर दी गई है। हर एक सेंटर में जाकर वो इन्वेस्टिगेट करेगी और ये ओपन है। इसके लिए सुपरवाइजन के लिए
एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नामित किया गया है, जिनकी देखरेख में ये एसआईटी काम करेगी और वो सिर्फ क्लोज डोर्स में बैठकर अपनी जांच को अंजाम नहीं देंगे। प्रत्येक जिले में जाएंगे, ओपन टू ऑल होगा वो फोरम, सिर्फ छात्र संघ ही नहीं, कोई पब्लिक के और भी कोई हमारे मेंबर्स हैं, कोई एनजीओ हैं, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास किसी भी तरह का इनपुट है, किसी भी तरह का कोई भी साक्ष्य एविडेंस है, वो लाकर वहां पर मीडिया के सामने उस कमेटी को दे सकते हैं और उसका ड्यू संज्ञान हमारी जांच में लिया जाएगा। जो हमारा शेड्यूल रहेगा, जो हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में ये एसआईटी की हमारी समिति गठित हुई है, इसका जो शेड्यूल रहेगा भ्रमण का प्रत्येक जिले में, वो ड्यूली पब्लिसाइज किया जाएगा विद स्थान, डेट एंड टाइम। और 1 महीने का इसको समय दिया गया है कि ये अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, वो भी पब्लिक डोमेन में होगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी यदि छात्र संघ, हमारे किसी भी एक व्यक्तिगत छात्र छात्रा को ये लगता है कि ये क्रेडिबिलिटी नहीं है जांच रिपोर्ट की, उसके बाद भी आप लोग स्वतंत्र हैं अपना प्रोटेस्ट सबमिट करने के लिए, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप भी कंट्री के सिटीजन्स हैं, आप भी डेमोक्रेटिक फोरम में सब्सिस्ट करते हैं, तो जो हमारे राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं वो साथ साथ चलती हैं। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का निर्वहन करना चाहिए। आपके राइट्स से हम बिल्कुल एम्पैथी करते हैं, बिल्कुल एम्पैथाइज करते हैं, लेकिन जो ड्यूटीज है उसका भी निर्वहन हम भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। यदि हम तो आपको आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी के पास इसके अलावा और भी कोई इनपुट है, वो भी आप मीडिया में उजागर करें, पुलिस को दें, एसआईटी को दें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन और कोई इनपुट है तो आप दीजिए। प्रशासन, राज्य सरकार बिल्कुल शाही नहीं कर रही है, बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है किसी भी इनपुट पे जांच करवाने के लिए। कोई भी राज्य सरकार, कोई भी जिला प्रशासन ये नहीं चाहता कि हमारा यूथ का करियर डैमेज हो। आप लोग बहुत से हमारे छात्र छात्राएं हमारी पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमैनिटीज के जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं उनका अध्ययन करते होंगे, तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड की टर्म पता होगी, डेमोग्राफिक कैपिटल की टर्म पता होगी। डेमोग्राफी क्या होती है? हमारी कंट्री का जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारा जो यूथ है, जो हमारा डेमोग्राफिक रेशियो है वो बीच में बल्जिंग है। क्या मतलब है उसका? कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा है। तो अगर हम यूथ के करियर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ना तो कोई पब्लिक आगे प्रोग्रेस कर सकती है, ना कोई राज्य सरकार सस्टेन कर सकती है। तो ये बहुत गंभीर है कि यूथ के सभी इंटरेस्ट का, करियर का, उनकी एजुकेशन का, उनकी हेल्थ का और उनके सेंटिमेंट्स का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सेंटिमेंट्स। अगर आपके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं है, आपको कहीं पर डाउट हो गया है, किसी सिस्टम की सूचिता पे डाउट हो गया है, तो फिर सब चीज बेकार है। तो इन तीनों चीजों को बरकरार रखने के लिए हर एक राज्य सरकार, ना सिर्फ उत्तराखंड सरकार, ना सिर्फ जिला प्रशासन देहरादून और हरिद्वार, हर एक राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार का यही लक्ष्य रहता है कि हमको अपने यूथ को हर संभव सुविधा देनी है, हर प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट रखना है। इसीलिए नकल विरोधी कानून भी लाया गया। आप ये देख लीजिए कि किस राज्य में आज नकल विरोधी कानून है। अदर देन बीएनएस, बीएनएसएस के अलावा स्पेशल नकल विरोधी कानून लाने वाली गवर्नमेंट भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ही है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पनिशमेंट के प्रावधान है। और उसको अब आगे एम्प्लॉय भी किया जाएगा। जैसे जैसे कोई भी केस आएगा तो उसके जो डेटरेंट क्लॉजेज हैं उसको एम्प्लॉय भी किया जाएगा। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आपका प्रोटेस्ट वहां तक बिल्कुल जायज था कि अगर कार्रवाई ना होती, जो इनपुट आया उस पर डेटरेंट कार्रवाई हुई है और आगे नकल विरोधी कानून में आपको जो परिणाम होंगे वो भी दिखेंगे, पारदर्शिता से दिखेंगे। और फिर भी उस प्रोसेस को हम खत्म नहीं कर रहे, हमने तो उसको और वाइडन कर दिया स्कोप को। स्टेट गवर्नमेंट या प्रशासन पीछे नहीं हटा, उसको वाइडन कर दिया।
और उसको पब्लिक फोरम में ले आए। हर जिले में जाके आप जैसे कई छात्र छात्राओं की जो शंका होंगी उसका निवारण भी करेगी और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप इनपुट्स दीजिए हमें, और कहाँ पे हमारी जांच में कमी रह गई है, कौन सा ट्रेल, कोई चीटिंग का ट्रेल है जो हमारी पकड़ में नहीं आया, आप दीजिए हमें। और उसके बाद जांच रिपोर्ट के बाद यदि आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, देन यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर फ्री टू रजिस्टर एनी टाइप ऑफ प्रोटेस्ट एनीवेयर। और ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारी परीक्षा की जो प्रोसेस थी, इस परीक्षा की, उसको अभी हमने कुछ देर तक स्टॉल भी किया है ताकि सबका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसको अपनाते हुए, ताकि आप सब इस मेजर से अलाइन रहें कि इस प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक आपकी संतुष्टि नहीं हो जाती है, क्योंकि हजारों हमारे स्टूडेंट्स के जो करियर है वो फेयर एंड फ्री वे में आगे बढ़ने चाहिए, यही लक्ष्य है। आपने जिलाधिकारी देहरादून को सुना, तो सवाल हमारे भी हैं, पर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आप संतुष्ट हैं इस चीज से? ठीक है, कोई नहीं। देखिए, हमने बड़ी हमने आप विनम्रतापूर्ण शिक्षित होने का परिचय दीजिए, हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, लड़ेंगे यार, ऐसा थोड़ी है, लोकतंत्र है, लड़ेंगे। यहाँ बात नहीं सुनी गई तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमने बड़ी विनम्रता पूर्वक सुना। और देखिए डीएम साहब, मैं भी आपको कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। आपने विश्वसनीयता की बात की, आपने विश्वसनीयता की बात की, और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से ऑडियो लीक हुआ कि ओएमआर खाली छोड़ देना, आयोग के अंदर भरी जाएगी, विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें पेपर लीक नहीं किया जा सकता है? आपका जो नकल रोधी कानून है उसमें पढ़ लेना डेफिनेशन की। ये मार्तोले का भी एक बयान है, मार्तोले जी का, कि अगर एक प्रश्न भी बाहर आएगा तो हम लीक मानेंगे। पहले का बयान है जब खुद से सम्मानित। और जब पूरे आयोग पर ही सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, विश्वसनीयता वो खो दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब विश्वास आयोग पर नहीं रहा तो हम कैसे करें कि अगर जांच हो जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। सबसे पहला प्रश्न तो है कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए और इसकी पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। ये जायज सवाल है और ये युवा चाहता है। आप आज यहाँ पर आए हैं, आप ऑफिस जाकर अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सब जगह इसी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सारे जिलों में इसी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि जब पिछला आंदोलन गांधी पार्क के बाहर हुआ, भले ही एक दिन के लिए भीड़ आई थी, पर जितना युवा पूरे प्रदेश भर में इस बार उतरा है उतना युवा उस समय पर नहीं उतरा था। विश्वसनीयता वाली सर बात ये हो गई कि आयोग पर पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा है, आयोग के लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और ये बात अलग है। अब क्या छुपाऊं आप लोगों से, आप यहाँ पर हैं, आपने एसआईटी का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। 2016 में वीडियो का पेपर लीक होता है, 2 भाई टॉपर हो जाते हैं टिहरी के, 98 और 99 नंबर के टॉपर बन जाते हैं। एसआईटी गठित होती है, बाद में क्या होता है? कुछ नहीं, हाईकोर्ट से निरस्त होता है पेपर। एसआईटी क्या करती है? कुछ नहीं। 2020 में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो जाता है। यही बॉबी पवार उस समय बेरोजगार संघ का नेतृत्व करता है। यहाँ 12 घंटे टंकी पर चढ़ता है, ये सामने वाली टंकी पर 12 घंटे टंकी पर, उसके बाद जेल भी जाते हैं। पर क्या होता है? एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ और एसआईटी की जांच कहाँ पहुंची? फिर दोबारा लीक होते हैं, फिर उन एसआईटी की हर बार एसआईटी बनती है। अगर प्रदेश का युवा सीबीआई जा रहा है तो मैं चाहता हूं सीबीआई आए, और इस घटना के बाद एक प्रोफेसर ने, मुझे नहीं लगता पुलिस पर क्यों विश्वास नहीं करा उसने। मुझे जो फोन किया गया मीडिया में तो तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। मुझे फोन किया कि मैं पुलिस थाने जा रही थी पर मैं रुक गई, मैंने चाहा, मुझे कहा गया कि आपको दिया जाए। मैंने ये नहीं कहा कि आप पुलिस स्टेशन मत जाइए,
वो खुद अगर उनका ये विवेक था, उसके बाद तोड़ मरोड़ कर अगर ये चलाया जा रहा तो क्यों? क्योंकि सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं रहा, इसलिए उन्होंने यहाँ भेजा। और दूसरी बात, आप मेरा फोन ले लीजिए, पोस्ट डालने से पहले मार्तोलिया जी को कॉल किया गया, आज भी स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं और पूरा आपको जितना चेक करना आप कर लीजिए। पोस्ट डालने से पहले मार्तोलिया जी को फोन किया गया। वो बात अलग है कि मार्तोलिया जी ने उस समय फोन नहीं उठाया और पोस्ट डालने के 10 से 12 मिनट बाद मार्तोलिया जी का फोन वापस आया। आप चाह रहे तो दोनों फोनों की आप जितनी चेकिंग आप कर सकते हैं एसटीएफ ऐसा नहीं है कि फिर इस घटना के बाद क्या होता है, एक र्यूमर्स कि बॉबी पवार पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं कहता हूं कसे, ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा अवसर है दिल्ली से सीबीआई को देहरादून लाने का और बॉबी पवार से शुरुआत की जाए। मैं कह रहा हूं शुरुआत की जाए, पर जब उत्तराखंड का युवा सीबीआई चाह रहा तो सीबीआई आनी चाहिए, सीबीआई आनी चाहिए, क्योंकि सर बार बार हम ऐसी घटना नहीं देख सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं मेरा 2014 में इंटर हुआ, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि कोई बहुत 14 में इंटर हुआ। इन लोगों की पारदर्शी सिस्टम जो चलाते हैं, हम लोगों ने 2-3 साल, मैं बता रहा हूं, मैं मालदेवता कल परसों बाढ़ में गया, मालदेवता आज तक नहीं जा रखा था घूमने, जब बाढ़ आई तब वहां गया। मैं FRI में अंदर नहीं जा रखा हूं, मैं गुच्चू पानी नहीं जा रखा हूं भाई साहब। जब तक 3 साल तक जब तक तैयारी की ना, तब तक रूम से कोचिंग और कोचिंग से रूम, कुछ नहीं। पर जब हमें ये दिक्कत हुई, और क्योंकि हाकिम सिंह हमारे आसपास का था, हमें पहले पता लगा क्या है, हमें पहले पता लगा कि किस जेसीबी चलाने वाला का सिलेक्शन उसने करवाया, हमें पहले पता लगा किस ट्रक चलाने वाला का सिलेक्शन उसने कराया, तब हम आगे आए। क्या तो उन्होंने हमारा भविष्य भेज दिया। और मैं चाहता हूं, बड़े आप सबकी भी रिस्पेक्ट है, इन सबकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के नागरिक है और सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कल इन्हीं में से कोई डीएम है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, ये बात जायज है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सर, सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी गाइड करिए उस चीज को, और आप भी अपने, हाँ आप बोलिए इसके बाद। और क्योंकि आयोग की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न खड़ा हुआ है, आप कितनी भी फेयर जांच कर ले, जिस बच्चे का नहीं होगा या मेरिट थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, बच्चों के दिल में ये मलाल हमेशा रहेगा कि जांच सही से नहीं हुई और इसमें पेपर तो ये जो सारी चीजें हैं, आप आज काम कर दीजिए, बच्चे घर चले जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको नहीं है कि भाई आप इस प्रकार से वो करें, ये अवसर मांग रहे हैं बेचारे। ठीक है, गलत हुआ तो एक बार दे दीजिए अवसर, क्या दिक्कत है। सीबीआई के लिए आप लोग भी प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास करते हैं, और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट डालनी पड़े उस माध्यम से भी प्रयास करेंगे। दिल्ली जाकर अगर इनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक से मिलना पड़ेगा, हम मिलेंगे। और बात यह कि प्रयास तो सब करें, दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि युवाओं को बड़गला करके तमाम प्रकार की चीजें, और जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। हमने दुख झेला है, हम अगर यहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैंने बोला ना, जब 3-4 साल तक तैयारी की तो हमने कहीं कमरे से बाहर तक पैर नहीं रखा। जौनसार में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, साल में एक बार घर जाते थे, शादियां छोड़ दी रिश्तेदारों की, घर वालों की तक शादियां छोड़ी। पर भाई हमें ठेस पहुंची है ना, किस प्रकार से चीजें हुई है। तो ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि इन्होंने भी कुछ नोट किया है, ये भी। और आप अगर बोलना चाहेंगे तो उसके पहले या उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप आइए, आपका सबका स्वागत है। और बड़ा मतलब ये है कि सबका रिस्पेक्ट यहाँ पर मैं ये मानता हूँ सर, और आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड इट दिस वे। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता ने आपको कुछ बोला है, इसका मतलब आप साफ हैं और अच्छे हैं। इट शोज दैट एक ऑफिसर हमारे बीच में ऐसे हैं जो जिले का भला चाह रहे हैं, भले नेता कुछ भी करें, जिन पे करोड़ों की अपनी संपत्ति की जांच चल रही है। खैर, गेटिंग बैक टू द पॉइंट सर, एक महिला जो आपको लीड दे रही है सर, उसके खिलाफ हमने FIR कर दी, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, कल मैं कहीं देख रहा था, उसको निष्कासित करने की भी बात चल रही थी, विच इज नॉट गुड अगेन। आप हो सकता है कुछ उसमें चल रहा हो। दूसरा, कई जगह सर कैमरा हिडन है, जो बताया जा रहा है कि उसमें पन्नियां लगी हुई हैं और पेपर लगे हुए हैं, उनमें जांच। तो एक बहुत बड़ी बात है जो आपने भी बोली,
कि आप हमें लीड दो तो हम उस पर काम करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, जब पिछली बार 22-23 में ये प्रकरण हुआ था और बॉबी और सब लोग थे जो हमेशा लीड देते रहे, तो व्हाट इज पुलिस डूइंग? ये बड़ा प्रश्न है सर। व्हाट इज एसआईटी डूइंग? व्हाई डू यू वांट लीड फ्रॉम अस? हम इन स्कूल में, जो स्कूल में आप बात कर रहे हैं कि हमने वहां पे अधिकारी को निलंबित कर दिया, ये तमाम चीजें कर दी, वो स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो परीक्षा कंट्रोलर हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई? क्या वो भाजपा के मीडिया प्रभारी है इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हुई है सर? दूसरा, ये चार्ज जब सब इसका भी कोई कारण हो सकता है वैसे, पर एक बड़ा प्रश्न था, जब एसओजी इसकी हरिद्वार में गठित थी, पेपर लीक हरिद्वार में हुआ है, तमाम चीजें हरिद्वार में हुई है, तो ये पूरा मुद्दा उठ के देहरादून पुलिस के पास कैसे आता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा सर, एक बच्ची यहाँ पे कल बोलती है, भाजपा कहती है कि हमारा भगवा झंडा है, भाजपा कहती है। वो बच्ची ने बोला कि अगर मैं एक संविधान के अंतर्गत मैं वो झंडे को बेच के मैं भारत का झंडा पकड़ना चाहूंगी। आज कहीं न कहीं उस बच्ची को सुरक्षा की आवश्यकता है। वो हमारी बहन है और उसको तमाम तरीके से ये अलग अलग जो छुटवैये हैं वो करने की कोशिश में, हो सकता है सर कहीं आपके पास एक एप्लीकेशन उसके खिलाफ एफआईआर के लिए भी आएगी। तो मैं चाहता हूं उससे पहले उस बच्ची को प्रोटेक्शन दिया जाए, और जो ऐसे फेक उसको गालियां दे रहे हैं अलग अलग कमेंट्स में, उन पर कार्रवाई की जाए। ये हमारा बड़ा मुद्दा है। और अच्छी कैमरा अच्छा, दूसरा तो सीबीआई बड़ा मस्ट है कि वाई नॉट सीबीआई, मतलब एसआईटी, अंकिता प्रकरण में भी एसआईटी हुआ है सर। जो अभी कशिश प्रकरण हुआ उसमें भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, और सुप्रीम कोर्ट से अगर आज वो अपराधी बरी हुआ है तो उसका कारण यही है कि पुलिस अपना काम पूरा से नहीं कर पाई, वेपन डिडंट फाइंड आउट, तो उसके बाद आज वो जिसने किया वो बाहर हो गया। तो अगर सीबीआई है तो सीबीआई है। 2 मिनट बस आपका और लूंगा। पहले तो मैं अपने सभी युवा भाई बहनों को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से मैंने भी पढ़ाई करी इलाहाबाद में, और मैंने बहुत सारे आंदोलन चाहे वो तरह तरह में पार्टिसिपेट किया। जिस तरह का पीसफुल और संयमित मैंने देखा है कोई भी आंदोलन उत्तराखंड में, खासकर आप लोग के जो बैनर तले देखता हूँ, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं अभी रास्ते में डीएम साहब से बात कर रहा था, कितना यूथ संयमित मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि हम भी उसी यूथ वाले उससे जब पढ़ाई करते थे तो कहीं भी घुस के नारेबाजी, पथराव या तरह तरह की चीजें लोग होती थी और कुछ लोग करते थे, तो मैं देखता था कि कितना संयमित आप लोग हैं। और इस धूप में भी 4-5 दिन से जो बैठे हैं और संयम है और जैसा सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा आप लोग को, और आपके सभी लीडर्स को भी दूंगा कि जो इतना आप लोग से जो संवाद है, इतना कंट्रोल है, जैसे कहा कहते ही आप लोग शांत रहे, नहीं तो कहीं और जाकर यूथ को एड्रेस करना बहुत भारी काम होता है, खासकर किसी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी को। तो मैं आपको सही में धन्यवाद देता हूँ। एकदम जो बातें आपने कही एकदम ठीक है। जो मैं बस थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, शायद इसमें कुछ लोग मुझे जानते हो, आप भी जानते ही हैं। जब पहली बार ये जो शिकायतें आई थी पेपर लीक की, 5-6 परीक्षाएं थी, और खासकर यही स्नातक परीक्षा थी 2021 की बात है, तो पूरी कोशिश की गई, और इसमें जहां तक थे, चाहे वो उन परीक्षाओं के साथ साथ और भी जो परीक्षाएं पहले हुई थी, जो 2016 की बीपीडीओ वाली थी, जो पेंडिंग थी, बहुत सालों से पेंडिंग थी, कुछ नहीं हुआ था, और फॉरेस्ट गार्ड वाली भी, फॉरेस्ट वाली भी थी परीक्षाएं जो ऑनलाइन हुई थी, उसमें जितनी भी तंग मेहता से जो भी आप लोग के माध्यम से बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले थे, और उसमें मैं तो रहते रहते अपने मुझे ध्यान है कि 74 लोग की अरेस्ट हुई थी। उसमें ऐसा नहीं कि कोई हमने ऐसे लोग को अरेस्ट किया, चाहे वो हाकम सिंह वो भी अरेस्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात है, आयोग के चेयरमैन जो पहले पूर्व में रहे वो भी अरेस्ट हुए, परीक्षा नियंत्रक को भी अरेस्ट किया, और जो सचिव थे उनको भी किया। तो ऐसा नहीं कि जहां संलिप्तता आई तो उसको छोड़ा गया, शायद काफी समय हो गया तो मेमोरी से वॉश आउट हो जाता है, और 2 साल बाद जमानत से सुप्रीम कोर्ट से छोटे थे, तो एक जमानत की प्रक्रिया अलग होती है। अब दूसरा जो सवाल आपको मैं कहना चाहूंगा, हमेशा आयोग है जो इंडिपेंडेंट होता है उसके ऊपर हमेशा नजर रहती है। लास्ट टाइम भी जब आयोग से पता चला था कि कहीं न कहीं संलिप्तता किसी रूप में आई है तो सभी लोग जेल गए थे। तो इस बार भी, आज भी, अभी वर्तमान में अभी आप लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, एसआईटी की पूरी टीम आयोग में ही है, और एक जो अभी बात आई थी कि कुछ पेपर को ब्लैंक छोड़ने की बात थी जो अभी वीडियो में थी, और बहुत सेंसिटिव केस थी। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास हो सकता है। तो आज आयोग के जितने भी पेपर सभी के वो लिए जा रहे हैं, मतलब जो प्रोसेस है कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन, मतलब वैसे जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो 100% लोग अटेंड नहीं करते हैं, इतना ही करते हैं कि जिससे वो क्लियर कर जाए। तो ये भी देखा गया है कि ऐसे क्या सस्पेक्टेड लोग हैं जो 10-5 क्वेश्चन ही कर गए,
या 15 क्वेश्चन करके आए, तो जो 15 क्वेश्चन करने वाला मैं भी स्टूडेंट रहा, मुझे पता है कि उसका नहीं सिलेक्शन है, तो वो फिर रैंडम ही मार के आता है कि चलो तुक्का लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, ये लग रहा क्या पता हो जाए, कोई छोड़ के पूरा नहीं आता। तो जितना क्वालिफाइंग है उससे ज्यादा ही करके लोग आते हैं, ये तो मुझे पता है। तो इसकी भी हम स्क्रूटनी करेंगे जो आरोप है, और वो जेन्युइन आरोप है कि क्या कोई ऐसे लोग छोड़ के आ रहे हैं उसमें जो 10-15 क्वेश्चन ही करके आ रहे हैं, तो उनका वैसे भी नहीं होना, तो जनरली फिल करके आ जाते हैं 50 तक। तो ये भी स्क्रूटनी में आज पूरी टीम गई हुई है, जिसको मैंने हाईलाइट किया कि जरूर इस एंगल को देखा जाए। सेकंड है, जैसा कि अभी एक इश्यू आया कि परीक्षा लीक हुई हरिद्वार में, या परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आया बाहर से आया, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ की हो रही है। पहले के जो 8 मुकदमे लिखे गए थे 2021 में सारी परीक्षाओं के, वो सारे देहरादून के रायपुर के थाने में ही रजिस्टर्ड है। गैंगस्टर रेड का जो मुकदमा लिखा गया तो वो भी रायपुर में लिखा गया। उसके पीछे एक ये रहता है, जहां आयोग होता है, किसी भी चीज का आयोग या सरकारी कार्यालय होता है, तो जो उसको संचालित करता है, कोई भी घटनाक्रम प्रदेश से रिलेटेड होती है, तो वो आयोग वहीं पर अपने संबंधित थाने में ही शिकायत भेजता है। वो शिकायत भी आई थी आयोग से, उसी शिकायत के आधार पर ही केस रजिस्टर्ड हुआ। ऐसा नहीं कि वो हमने वहां से कोई ट्रांसफर किया। पहले के भी 8 मुकदमे जो लिखे गए हैं सारे जो है रायपुर थाने में लिखे गए, चूंकि कमीशन का जो है कार्य क्षेत्र का जो थाना है वो वही है, तो वो वहीं पर शिकायत भेजते हैं। इस बार भी वहीं भेजी गई। इसके पहले जो अभी जो बात आई थी आकम सिंह वाले केस में, जिसमें आप लोग ने काफी वर्क किया था, वो भी थाना वो क्योंकि पटेल नगर में लिखी गई थी, चूंकि वो वहां का निवासी था, तो इसलिए क्योंकि वो आयोग की तरफ से डायरेक्ट नहीं रजिस्टर करेगी। तो जो चीज आयोग से आती है वो अपने कार्य क्षेत्र में आती है। तीसरा, एकदम सही बात है कि अगर कोई आयोग या कोई भी संस्था जिस पर हमारा विश्वास टिका होता है, जहां सारी प्रक्रिया एग्जाम की होती है, और अगर उसकी विश्वसनीयता खत्म होगी तो डेफिनेटली परीक्षा के रिजल्ट के बाद हमेशा निराशा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो इसी चीज के लिए सबसे पहला जो हमने फोकस रखा है जांच का, वो आयोग से ही स्टार्ट किया। जैसे आज पूरी टीम आयोग में गई। इसके बाद 1 जनपदों में, जैसा पता है कि रिटायर्ड जज महोदय की अध्यक्षता में, देख रेख में हर जिलों में टीम जाएगी, उन सभी के क्वेरीज को लिया जाएगा। कुछ बातें आई थी कि कैमरे को हिडन किया गया। जहां तक मुझे पता चला कि जो स्कूलों में कैमरे लगे होते हैं उनको कहा गया था कि वो कोई वर्क नहीं करेंगे, आयोग के जो कैमरे लगते हैं वो लगाए जाएंगे। अभी जैसा मुझे पता, मैं इसको आयोग के कैमरे नहीं लगे तो सर मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि जो इस तरह की क्वेरीज है, इसीलिए डेफिनेटली जब आपको हर डेट दी जाएगी, जैसे यहाँ भी एक डेट दी जाएगी, समय दिया जाएगा 4 से 5 घंटे, उसमें आप अपनी क्वेरीज रिटर्न में वर्बली नोट कराएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा। और ये देखा भी जाएगा परीक्षण करके कि क्या इसके पीछे कोई मंशा गलत थी। ये तो परीक्षण, क्योंकि एक माननीय रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस साहब आ रहे हैं, वास्ट एक्सपीरियंस है, उनकी निगरानी से तो कोई बच नहीं सकता। न पुलिस बच सकती है, न कोई ऐसा अपराधी बच सकता है, न कोई कंडक्ट गलत करने वाला बच सकता है। और मुझे लगता है कि वो सुझाव भी आने वाले समय में जब आयोग की निष्कर्ष आएंगे तो फाइंडिंग में सुझाव भी आएंगे कि कहाँ लैप्सेस होने की संभावना होती है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये एक महीने की बात है। बाकी मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा आप लोग से, क्योंकि बस इतना अप्रिशिएट करूंगा, जो क्वेरीज है कृपया करके रिटर्न में या वर्बली जब आयोग बैठता है, यहाँ पर मेंबर बैठते हैं इनके, तो आप अध्यक्ष जी बैठते हैं, तो आप जरूर उनको कराएं। और इस शांतिप्रिय धरना जो आप लोग कर रहे हैं, मैं इसके लिए सही कर, हमारी इतनी पुलिस लगी रहती है, मैं भी कहता हूँ इतनी पुलिस क्यों लगाते हो? जब आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि शांति से बैठे हैं, और इतना विश्वास मुझे इतने सालों से हमारा इंटरेक्शन है, मतलब कि मुझे पता है कि ऐसी चीज नहीं होगी। और खासकर जितने भी युवा यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं, हमें पता है कि सारे लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग के बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये भी हमें पता है कि कोई वो लोग नहीं है कि जो पढ़ते नहीं और यहाँ के खाली बैठे हुए। ये सारी जानकारी हमें, और इसीलिए संयम आपकी तरफ से, और इसीलिए आपको कहीं भी एक बार भी डीएम साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा सर एकदम शांति से बैठे। पहली बार ऐसा होता है कि इतनी शांति से मैंने किसी को धरने पर इतने लंबे समय तक बैठे देखा हो। तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा, और बाकी आप लोग से जो बातें आई हैं जनरली डेफिनेटली इसको टेकअप करेंगे। सर जब युवा सीबीआई मांग रहे तो सरकार भाई वो सवाल इनसे नहीं होगा, सरकार से करेंगे, ठीक है? उनका काम है, ठीक है, सरकार से बात करें, हमें जैसे बात करेंगे। अभी SIT के जो जज है, रिटायर्ड जज, उनके उसमें वो काम करेंगे। तो मैं कुछ प्रश्न बताना चाहूंगा कि जो SIT के जस्टिस वर्मा जो है, वो पंचायत राज में कुछ पहले पदाधिकारी रह चुके हैं सरकार में, ठीक है? नंबर 1 बात। दूसरी बात है, जो उनका अपना भाई है रामपाल, वो बीजेपी का पदाधिकारी रह चुका है। सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है, कागज है हमारे पास। और इसके अलावा जो इसका सगा भतीजा वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार है, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, पॉलिटिकल कनेक्शन है। क्यों जस्टिस वर्मा जी को लाया गया, इसलिए हम CBI मांग रहे हैं। और दूसरी बात सर ये है कि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि
ये मेरे हाथ में जो कागज है ये 20 पेज है और ये 20 पेज ये एफआईआर है। ये एफआईआर है और ये एफआईआर जिला इकाई लखनऊ पूर्व कमिश्नरेट लखनऊ की है, थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ। ये 2019 की एफआईआर है और इसमें तकरीबन 20 पेज है, पर तकरीबन इसमें जो जिन पे एफआईआर हुई है वो 13 लोगों पर एफआईआर हुई है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोग कह रहे हैं कि एक सेंटर से पेपर बाहर आया, वहां से ये हुआ, ये सॉल्व नहीं कर पाया, तमाम प्रकार की चीजें जो चल रही। हाकिम सिंह सक्रिय था नहीं था वो भी जांच हो, उसके कितने लोग सक्रिय थे नहीं थे वो भी जांच हो। इसके अलावा जिसने वो पेपर बाहर किया उनका क्या कनेक्शन था, क्या वो था, कितने लोगों तक भेजा, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि अगर पूरा पेपर किसी एक व्यक्ति को भेजा जाए तो 2 घंटे तो वही सॉल्व करने में लगा देगा, तो जो अंदर मांग रहा वो क्या खाक सॉल्व करेगा। एक बात है, इसमें हो सकता है कि टुकड़ों टुकड़ों में एक 2-2, 3-3 पेज करके किसी को भेजे गए हो। पर ये जो 20 पेज की एफआईआर है ये मैं अभी आपके कार्यालय भी पहुंचाता हूँ, एसआईटी में भी दूंगा और आपको भी सर अगर एक प्रतिलिपि चाहिए तो मैं दूंगा। ये सारे लोग जब यूपी में ये जेल गए 2019 में, उनकी जमानत हुई तो ये देहरादून आकर सेटल हो गए, ये हमारे पास पुख्ता जानकारी है। और उसके बाद ये देहरादून में रहकर उत्तराखंड की भर्तियों में काम कर रहे हैं लिख करने का, और मैं आपको दूंगा एक एक नाम कौन कौन है, एड्रेस भी दूंगा। और वजह ये हो गया कि जब ये मामला खुला सर, जैसे ही गिरफ्तारियां वगैरह हुई, इनमें से कुछ लोग उस दिन से फरार है, उस दिन से फरार है। तो सर ये बहुत बड़ा रहता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आज हम इसको आंदोलन को किसी उस पर उठा लें, घर चले जाएं और कल कोई दूसरा पेपर हो फिर लीक हो जाए। कितने बार लीक करेंगे? हम तो चाहते हैं कि एक बार ऐसी धरपकड़ हो, एक बार सीबीआई अगर आ ही जाए तो मजा आ जाए। और सर सबसे बड़ी बात है कि जो पेपर की, राम भाई भी कुछ बोलेंगे, क्योंकि जो वहां पर मैंने एक जिक्र किया था दूसरे दिन जब आंदोलन शुरू हुआ कि पेपर 11:30 बजे नहीं, पेपर 10 बजे भी बाहर था, तो राम भाई जिक्र करेंगे उसका। तो ये मैं चाहूंगा कि इस पर बहुत बारीकी से जांच करने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है, आपका बेटा है, किसी का, पूरे उत्तराखंड का परिवार, पूरे उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य है। और तो और हम तो चलो हमारी एज पार हो जाएगी, हम नहीं भरेंगे तो हम नहीं देना है, पर जो आने वाले बच्चे हैं जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे उनका क्या होगा जब तक सुधरा नहीं चाहिए। तो राम भाई आप थोड़ा इस बात के भी डिस्कस करिए। और जो कैमरों का है ना, कैमरों का ये मुझे लगता है कि एक जो मैंने पोस्ट डाली थी विकासनगर के स्कूल के प्रधानाचार्य से दबाव में लिखवा लिया गया कि भाई आयोग अपने लगाता, इसलिए हमने अपनी पन्नियां लगा दी। और जब मैंने आयोग के अंदर पता किया, या जो लोग इसके टेंडर करते हैं इस प्रकार की, उनका कहना कि आयोग कैमरा जरूर लगाता है, पर एक मेन गेट पर लगाता है और एक वहां पर लगाता है जहां पर कॉपियां खुलती है। अरे नकल तो कमरों में होती है भाई, तो एक सेंटर पे कम से कम 20 कमरे होते हैं, 450 सेंटर थे, बताओ कितने कैमरे लगेंगे। इसलिए आयोग ने कोई कैमरे नहीं लगाए थे, और जो कैमरे लगे थे उन पर पन्नियां चढ़ाई गई, कहीं पे कागज चढ़ाए गए। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न है। तो राम भाई प्लीज। मैं सिर्फ 2 मिनट अपनी बात रखूंगा सर यहाँ पे। हाँ, राम थोड़ा आगे हो जा, राम थोड़ा आगे हो जा। मैं सिर्फ कुछ चीजें बताऊंगा सर यहाँ पे कि एक्चुअल में अब ये जो पेपर है ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, बल्कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इस पेपर में जो है कई अनियमितताएं आई हुई है। तो इस पेपर को जो है सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि उसको जो है कैंसिल कराकर ये एग्जाम की घोषणा आज ही कर दी जाए। हम सर ये चाहते हैं कि इस प्रदेश का युवा, हम खुद नहीं चाहते हैं इस प्रदेश का युवा जो है यूं सड़कों पर कब तक वो जो है बैठा रहेगा। क्यों नहीं सरकार हमारी जो है घोषणा कर देती, चलिए बच्चे अपने घरों में जाइए, अब पढ़ाई कीजिए, यहाँ पर आपको जो है एक भी बच्चा नजर नहीं आएगा अगर आप ये घोषणा कर दें। और अनियमितताएं क्या क्या हुई हैं उसके जो है 10 से 12 बिंदु खुद हम एसएसपी साहब को हम दे चुके हैं सर को, और इसके अलावा हम गृह सचिव को भी 10 से 12 बिंदु दे चुके हैं कि भाई ये सेंटरों में कितनी बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। सिर्फ पेपर लीक नहीं कह रहा हूं मैं, पेपर लीक तो हुआ ही है, लेकिन जो अनियमितताएं हुई हैं वो बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। और इसके अलावा अभी हमने 10 से 12 बिंदु और बना लिए हैं इस परीक्षा से रिलेटेड कि कहां कहां पर अनियमितताएं हुई है। अगर आप देखेंगे तो दुदली का एक सेंटर है,
उस दुदली के एक सेंटर में पेपर होना था 11 बजे, वहां 10:30 बजे से पेपर जो है चालू करवा दिया गया। जितनी भी जांच हो वो भी हमने दिया हुआ है पॉइंट, उसकी जल्दी जांच हो जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार के रुड़की में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। हरिद्वार के रुड़की का एक सेंटर है, वहां पर जो है पूरे सेंटर की जो कार्बन कॉपी होती है जो बच्चों को घर के लिए दी जाती है OMR वाली, उसमें जो है ये छपा ही नहीं है कि मैंने कौन कौन से उसमें जो है टिक मारे हुए हैं, कौन कौन से उसमें वो किए। वो देखिए वो बच्चा भी है जो हाथ उठा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, वो पूरा मामला और सेंटर की जांच है। उसमें कुछ में पहले से ही गोले हो रखे हैं, कुछ OMR में पहले से गोले हुए हैं, इसके भी है चीजें। तो जब इतने सारे तथ्य आपको दिए जा रहे हैं, जब इतनी सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हम रख चुके हैं। हाँ, एक वीडियो एक जो मुख्यमंत्री के सामने भी हमने रखा, SSP सर के सामने भी हमने रखा कि टिहरी में एक सेंटर है जहां पर जो है बाहर में 2 लड़के जो है पर्ची में कुछ कर रहे थे ठीक अंदर जाने से पहले। वो शिकायत भी हमने की है। और क्या ये जांच का विषय है, क्या वो जो है, और वो ChatGPT पर लगे थे जल्दी जल्दी किसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। वो वीडियो है हमारे पास और वो वीडियो में हम इनको देंगे। और उसमें ABCDEF इसकी जो है जिस बच्चे ने हमें शिकायत दी वो ये कह रहा था कि इसमें जो है लिस्टिंग कर रखी है ABCD ये सारी चीजें। और जब इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे जो है तथ्य हैं, तो आप तत्काल इस परीक्षा को जो है निरस्त कराइए और उसके बाद ही प्रदेश का जो है सड़कों से यहाँ से जो है बाहर निकले। ये आपकी बात एकदम ठीक है। इन्होंने आपने मुझे रिटर्न में बहुत सारी चीजें शेयर करी है, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट जब एक रिटायर्ड जस्टिस साहब अपॉइंट हो गए हैं और इसके बाद काम शुरू हो गया, तो ये जो आपकी बातें वो डेफिनेटली वहां तक पहुंचेंगी। और जिस दिन डेट मेरे ख्याल से रिसर्च जल्दी 2-3 दिन के अंदर ये डेट यहाँ पर पहले देहरादून से शुरू करेंगे, इसके बाद हर जनपद में करेंगे। तो इस तरह के साक्ष्य अगर आते हैं आपके माध्यम से, आपने भी दिया और आप लोग से भी आएगा, हर जिले से आएगा, तो डेफिनेटली कहाँ कहाँ क्या चीजें कमियां रही है, जानबूझकर हुई है, साजिश के तहत हुई है या त्रुटियां रही है। तो 1 महीना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पीरियड नहीं है और हो सकता है 1 महीने का तो मैक्सिमम टाइम दिया है, हो सकता है चीजें 20 से 25 दिन में भी पूरी हो सकती है। तो इतना ही मैं बस कहूंगा। और एक बहुत अच्छी बात कही कि जो आई है बात बहुत सस्पिशियस भी है कि अगर किसी की B कॉपी में जो हम कार्बन कॉपी रखते नहीं प्रिंट आया तो छात्रों का भी देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया होगा, क्या है। और दूसरी बात, कभी अगर OMR पर अगर कोई किसी ने इंक लगा दिया या पहले से बोला है तो उसको पहले तो मतलब एग्जाम की परीक्षा किसी का लगा है और उसको क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन इतनी साइंस फास्ट है कि आपको ध्यान होगा 2016 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, तब से बहुत सारे सुधार किए गए। तो इंक की पेन से भी कौन से गोले लगे और दूसरी कौन सी इंक लगी हुई है, उसके क्या प्रेसिंग के मार्क्स हैं, तो ये सारी चीजें साइंटिफिक चीज निकल आती है। अगर कहीं एक ने भी ऐसा कुछ किया होगा तो भी साइंटिफिकली निकल आएगी। जैसे आपने अभी कहा कि पेपर 10 बजे या 10:30 बजे पहले भी आ सकता है, अगर हो सकता है एक आदमी भेज रहा है तो 4 को भेज सकता है। बट मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल एस्टिमेट वगैरह के मैंने बहुत कुछ सीखा है, साइबर में सीखा है। एक भी अगर कोई चीज ऐसी IPTR हो कहीं भी वो हुई होगी सेंटर पर, तो वो सारी चीजों का डेटा भी एनालिसिस हो सकता है। और इसमें मैं भी चाहूंगा कि जब चीजें जब होंगी और उसका कोई फाइंडिंग्स आए तो आप में से भी जो एक सदस्य के रूप में या एक कमेटी के रूप में उन चीजों को आपके समझ डेली बेसिस पर हो, चाहे डिस्कशन के रूप में, ये भी मैं प्रस्ताव रखूंगा कि आप लोग को भी उसमें सम्मिलित रखा जाए, जिससे कि संवाद जो है, जो इंडिपेंडेंट जो आयोग के अध्यक्ष जी हैं या SIT जो काम कर रही है, वो आपके भी एक कमेटी के साथ जुड़े रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी जांच की फाइंडिंग देते हैं लेकिन आप संतुष्ट नहीं होते, तो वो डेली बेसिस पर ना हो, दूसरे तीसरे दिन हो जाए, तो क्या होगा कि ये चीजें हमारे बीच में विश्वास बना रहेगा। तो मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ, जिलाधिकारी महोदय भी इसीलिए आए, और सिर्फ इसलिए आए कि आपको एक आश्वासन, तो जो हमारे स्तर के आश्वासन है वही हम दे सकते हैं। बाकी जो आपकी बातें हैं वो जरूर सरकार तक पहुंचा भी दी जाएंगी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। बट आप लोग को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं इतनी देर गर्मी में खड़े खड़े मुझे पसीना आने लगे और आप लोग तो दिन से बैठे, इसके लिए आप लोग का बहुत 5 दिन हो गए सर। सर एक बस लास्ट पॉइंट है। मुझे लग रहा है आपने काफी बातें कर दी और जज साहब के बारे में या उनके रिश्तों के बारे में भी आपको बताया है, आप उस पर सोचिएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण है सर, यहाँ पर सभी लोग हम श्री राम के भक्त हैं और अभी कुछ दिन में दशहरा है और क्योंकि धामी जी को बेइज्जती से बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे जो दशहरा यहाँ देखना आएंगे, तो उनको दिखे ना कि यार युवा यहाँ सड़कों पर है। तो आप सब लोगों से आग्रह है सर, अगर ये मेला मतलब जो ये रावण दहन होगा ये दूसरे किसी ग्राउंड में अगर शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि हाँ तब तक आप काम करवा दीजिए। हाँ तब तक या तो तब तक आप करवा दो।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मध्य है। किंतु एक इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल पहुंचाए और जो युवा यहाँ पे 5 दिन में इस तरीके से तप रहा है, घाम ताप रहा है, उसकी मांगों तक माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और इसका तत्काल जो है आप हमारे मध्य है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आराम से जाने दे, वहीं से कोई नहीं आराम से मैं तो बोल रहा हूँ भाई, गाड़ी बस रुक जाओ भाई। अरे यार ऐसे अरे बैठ जाओ भाई। सबसे पहली बात तो ये है, हरिद्वार में जिन कॉलेजों में शिकायतें आई हैं उनका कनेक्शन भाजपा के नेताओं से। मैं ये चाहता हूँ इस पूरे परीक्षा में कितने ऐसे कॉलेज हैं जिनका संबंध भाजपा के नेताओं से और वहाँ परीक्षाएं आयोजित हुई। बिल्कुल ये पॉइंट है। इसकी लिस्ट हमें चाहिए सार्वजनिक। बिल्कुल जो इससे पहले जांच हुई, अजय सिंह सर एसटीएफ के हेड थे, आपको उस समय बहुत सारी जानकारी दी गई। हकम सिंह गिरफ्तार हुआ, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। कानून की धाराओं में ऐसी कौन सी कमी होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर छोड़ के आ गया। नकल कानून बना तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा बाहर नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार के कानून में बीएनएस में नकल माफियाओं को पकड़ने में सक्षम नहीं है तो आप जनता के सुपुर्द कीजिए, उनका एनकाउंटर कीजिए। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना अटेम्प्ट टू मर्डर है। बिल्कुल सही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कप्तान साहब से, आपकी तो प्रशासनिक मजबूरियां हैं। आपको ट्रांसफर होना है, किसी प्रमोशन चाहिए। अशोक खेमका जी बनना सबके बस का बात नहीं है। 34 साल में सत्ता आप लोगों की प्रशासनिक मजबूरियां हैं। ट्रांसफर के लिए 2 करोड़ 5 करोड़ का देना पड़ता है, हम समझते हैं इस व्यवस्था को, लेकिन ये मुद्दा नहीं है सर, ये व्यवस्था का मुद्दा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये व्यवस्था का सवाल है, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ किसी को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की मजबूरियां हैं तो इन नकल माफियाओं को जनता के हवाले कर दें, हम इनका एनकाउंटर कर देंगे और हम पर मर्डर की धारा। बिल्कुल नाना सही बात है। वही बता रहा हूं। आपने कहा कि आपके पास जो भी इनपुट है आप हमें दीजिए। अगर मैं किसी आईएएस अधिकारी और सीएम के किसी खास व्यक्ति का आपको इनपुट दूं, क्या एसआईटी इतनी सक्षम है कि उनकी जांच कर पाए? अगर मैं मुख्यमंत्री के परिवार के किसी व्यक्ति की संलिप्तता का सबूत दूं कि इस चीज की क्या गारंटी कि आप उनकी जांच कर पाएंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि राज्य की जो प्रशासनिक बॉडी है वो सक्षम नहीं है इस व्यवस्था में जांच करने में। हम किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमने झेला है। इससे पहले हमने आपको इनपुट दिए, बहुत सारी दिक्कतें हुई। ना तो एसटीएफ की पुरानी रिपोर्ट बाहर आई, लोक सेवा आयोग में भी कई अधिकारी हैं जिनके हम आपको नाम दे सकते हैं, उनकी जांच नहीं हुई। यूके SSSC का पूरा स्टाफ क्लीन स्वीप नहीं हुआ। तो आप बताइए कि युवा कितना सब्र करेगा? क्या कल को उसके अंदर अगर धीरे धीरे उग्र भावना भड़केगी तो वो कहाँ जाएगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? माननीय जिलाधिकारी जी कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर सर क्या हुआ कि अभी 3 दिन पहले हरिद्वार से 235 बच्चे लाए थे और हमने उन बच्चों के माँ बापों से भी बात की। उनका कहना है कि उनका बच्चा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का विद्यार्थी है, BA BCom BSc कर रहा है और उनको यहाँ लाया गया एकता बिहार धरना स्थल पर। वहाँ नारेबाजी कराई गई कि परीक्षा परिणाम जारी कराओ, संज्ञान कौन लेगा? और वहाँ बोला गया कि निष्पक्ष और सारी चीजें हुई है। मैं चाहता हूँ सर, कालनी में एक आपने अभी अभियान चलाया था देहरादून पे उत्तराखंड पुलिस ने, कालनी में कुछ फर्जी दादाओं के लिए। सही बात है। तो ये लोग भी कालनी में अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं, इन पर मुकदमा होना चाहिए सर। दुर्गेश लाल सिंह, वो लोग जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं कौन है? तो धन्यवाद। आप एक बार डीएम साहब को लास्ट बार सुन लीजिए, फिर ये जाएंगे, फिर हम अपना डिस्कस करेंगे। और इनके मैं निवेदन करूंगा स्पेशल सर, जो इनपुट जो सारी चीजें पता है इस पे गौर करके आप आगे बात करें। और अगर वो मानते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि अगर अभी परीक्षा निरस्त होती है और पुनः परीक्षा की होती है, सीबीआई के लिए प्रयास कर रहे हैं डीएम साहब को सुन और उन बसों को पुलिस की सुरक्षा में देहरादून पुलिस की सुरक्षा में वापस ले ये सारे यार तुम तो इन पे बड़ा करे, रुक जाओ। हमने बोल दिया, रिटर्न फॉर्म में भी दे देंगे। बस आप डीएम साहब की लास्ट बार बात सुन लीजिए, वो ब्रिज का काम करेंगे शासन के साथ और हम यहाँ बैठे हुए वो मैसेज करते रहेंगे कि क्या है। अगर बुलाएंगे तो यहीं से जाएंगे बात करने। धन्यवाद। आराम से सुन लीजिएगा प्लीज। कोई नहीं भाई जी, सुन लो साहब को। नीचे हो जाओ यार, सारे बैठ जाओ यार, सारे बैठ जाओ। पहली बार देख लोगे जिस प्रकार से आपने अभी तक शालीनता के साथ सुना है, सर हमारे और सरकार के मध्य एक सेतु का काम कर रहे हैं। प्लीज आपको एक बार गौर से सुन लीजिए, तब आप भले बोल देना। बैठ जाओ भाई इधर से। देखिए, जैसे कीप साइलेंट। आप सबसे पहले भी जैसे हमने शेयर किया है, हम लोग भी आपके बीच में से ही हैं। बिल्कुल, हम लोग भी कोई ऐसा पैराशूटेड नहीं है। हम लोग भी आपके बीच में से ही, आप जैसे ही परिवार हाउस होल्ड से ही आए हैं मूल रूप से। हमारे अभी भी भाई बहन हैं, परिवारजन हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। तो हम आपके संवेदनाओं को समझते हैं। जैसा आप लोगों ने अभी सजेस्ट भी किया है, डेफिनेटली मतलब हम ब्रिज ही हैं आपके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। तो जो आपकी लेजिटिमेट कंसर्न है उनको अवश्य रूप से गवर्नमेंट के समक्ष रखा जाएगा। जो आपकी पेपर कैंसिलेशन की मांग है, मैं पहले उसके बारे में आपसे बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब भी कोई हीनियस से हीनियस क्राइम भी होता है, वो एलिगेशंस होती हैं, उसमें पहले विवेचना की जाती है। चाहे वो लोकल थाना करे, एसआईटी करे, सीबीआई करे, कोई भी जांच एजेंसी करे, उसकी पहले विवेचना की जाती है, फिर निष्कर्ष पे आकर उसको सजा मिलती है। आपकी सारी एलिगेशंस चाहे जेन्युइन है, ट्रू है, या हो सकता है कि उसमें कुछ आपका सिर्फ डाउट्स हो, उन सब की विवेचना के लिए हमने आपसे 1 महीना मांगा। 1 महीने में जो हमारी जांच चल रही है, उसकी जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो हमने आपको पहले भी बात की है कि आप तब भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तब भी अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो वो आपसे साक्ष्य लेना चाह रहे हैं इन मीडिया डोमेन, इन मीडिया बंधुओं के सामने ही आपसे वो बात करेंगे, चाहे आप ओरली दें, साक्ष्य दें, रिटर्न में दें, जैसा आपको देना है। और आपसे इसमें मांगा जा रहा है, जैसे हमारे बीच में से अभी एक बंधु जो बता रहे थे कि हमसे क्यों मांगा जा रहा है। जो जांच एजेंसी है वो तो कर ही रही है अपना काम, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारे पास ये एक एडिशनल एविडेंस था, वो नहीं मांगा गया। जब हम ओपन इंक्वायरी बोलते हैं, ओपन इंक्वायरी या आयोग गठित करने का मतलब यही होता है कि पब्लिक से फीडबैक और एविडेंसेस ले लिए जाएं, इसलिए आपसे मांगा जा रहा है। तो 1 महीने के बाद जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी, पब्लिक से मिल लेंगे, छात्र छात्राओं से मिल लेंगे, उसके बाद भी यदि रिपोर्ट आपको संदिग्ध लगती है या इनकम्प्लीट लगती है, तब आप अपना जो डाउट्स है, प्रोटेस्ट है, विरोध है, वो कर ले। और अभी ये जो परीक्षा हुई थी, इसको तो अभी हमने स्टॉल कर ही दिया है, ये हम अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक वो जांच रिपोर्ट समक्ष नहीं आती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो आपका ये जो करियर का ये जो टाइम है, ये प्राइम टाइम है। इसमें आपको जो अपना प्रोटेस्ट के जरिए मैसेज कन्वे करना था, वो आपने कर लिया। जो आपने मैसेज कन्वे करना था वो कर लिया। उस पे जो गवर्नमेंट ने वाइडन करनी थी जांच स्कोप, वो कर लिया गया है। जहां तक सीबीआई की आप बात कर रहे हैं, देखिए, जब आयोग की रिपोर्ट जब आ जाएगी और उसमें हमको लगता है कि नहीं, इसमें हमारा आमजन संतुष्ट नहीं हो रहा, या जांच में कुछ कमियां हैं, सारे एस्पेक्ट्स पे कवर नहीं हो पाया, या सक्षम नहीं था हमारा जांच एजेंसी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए, तो उस तरफ भी सोच लिया जाएगा। ऐसा कोई उसमें रूल आउट नहीं किया गया।
कहीं से किसी भी स्तर से जो आपकी मांग है सीबीआई जांच के लिए, उसको भी ऐसा कोई रूल आउट कर दिया गया कि वो अड़िग है कि नहीं जाएंगे वहां पर। लेकिन पहले एक अपनी जो स्टेट एजेंसी होती है हमेशा उससे पहले सीबीआई की जो है वो एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है फैक्ट फाइंडिंग के लिए। हमेशा एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है कि केस डिटेल्स क्या हैं, क्या क्या हमने जांच करी, क्यों आपने रिकमेंड किया सीबीआई को कि आप क्यों सक्षम नहीं थे उसको करने के लिए। तो ये सब वैसे भी जांच करनी पड़ेगी, तो बिना उसके वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे पेपर कैंसिलेशन के लिए तो हम डिसीजन तब करेंगे जब उनकी रिपोर्ट आ जाए। कौन सी रिपोर्ट? इनका कहना है प्लीज आप सर की बात को ध्यान से सुनिए। आप बैठ तो जाइए प्लीज। बोलो सर, जैसे मार्तोली जी का कहना है कि सिर्फ 3 पेज बाहर आए और पेपर लीक नहीं माना जाएगा। सुनो भाई सुनो, 3 पेज बाहर आए तो पेपर लीक नहीं। अरे भाई शांत हो जाओ भाई, आपके हिसाब से भी यही है, पेपर लीक नहीं माना जाएगा। तो दिया बयान उन्होंने, ऐसी बातें इनके हाथ में क्या है? हम नहीं है ना, सुनो हम क्वेश्चन बना लेंगे पूरा बैठ के और रिस्पेक्टेड सर, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा नियम पहली बार हमारे देहरादून जिले में आपने भाई बोलना दे यार, सही जवाब देंगे। आपने कहा निष्कर्ष करेंगे, आपने कहा निष्कर्ष। आप सुन लीजिए प्लीज। अरे भाई चुप हो जाओ, पहले आप सुन लीजिए, शांत हो जाए पहले। अरे भाई ये पकड़ा दो उधर यार। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने कहा कि हम पहले जांच करेंगे फिर डिस्कस। मुझे सिर्फ ये जानना है कि हाकिम सिंह के ऊपर एलिगेशन थे या नहीं थे, अंदर हुए तो बाहर किस बेस पे आए, बस मुझे ये बता दीजिए। अब हम आगे की बातों पर क्या बोल। ये आप लोग इतने पढ़े लिखे सभी लोग हैं कि कानून में जो है ट्रायल जो चलता है वो सजा के लिए होता है, और जब अरेस्ट होकर जाता है तो 6 महीने 8 महीने साल भर 2 साल जेल में रह सकता है। जमानत देना माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ऑफेंस देश का नहीं जिसमें जमानत नहीं होती हो, कोई भी देश का ऐसा क्राइम नहीं जिसमें जमानत उसकी चाहे 1 साल 2 साल बाद जमानत ना होती। तो ये क्वेश्चन उस पर नजर नहीं रखी गई। बस मैं एक और, जिलाधिकारी महोदय बोल रहे थे, बीच में इंटरप्ट हो गया। मैं आपको एक और जो फैक्ट बताता हूँ, शायद अभी यहाँ ना पता हो, 2022 में भी सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, वो इन्हीं ग्राउंड पर खारिज हो गई थी कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में बताया गया सत्तू से। इसीलिए जो जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे वो है मेरे पास, वो इसलिए कह रहे थे कि एक बार जब इंडिपेंडेंट फाइंडिंग आप लोग के सभी के पूरे प्रदेश के छात्रों युवाओं की शिकायतें लिपिबद्ध होकर उसकी प्राथमिक जांच कर ली जाएगी, तो वो आयोग उस पर सक्षम होता है कि हाँ मैं इस चीज को किस लेवल तक रिकमेंड करूँ कि इसमें किस एजेंसी की जरूरत है। आज की डेट में कोई भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन होता है, शिकायत किसकी है, शिकायतों का जांच हुई कि नहीं, प्रारंभिक हुई, किस लेवल तक इसमें अनिश्चितता पाई गई, ये सारी चीजें जब जाती है तभी कोई सेंट्रल एजेंसी कोई केस टेकअप करती है। 2022 की PIL खारिज हुई है, 2023 में फिर एक PIL आई थी इसी परीक्षाओं घोटालों को लेकर, जो आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसीलिए चूंकि तैयारी करके आप लोग उसकी पार्टी बनी, मैं तो हमेशा कहता हूँ अभी भी पेंडिंग, आप उसमें पार्टी बन सकते हैं, एक खारिज हुआ के रिव्यू में जा सकते हैं। तो 1 महीने तो मांगा, कोई ज्यादा नहीं मांगा। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कृपया लास्ट में अपने सर उसको कर लेते। आप लोग तो सेटल है 1 महीना हमारे, हम तो सर सड़कों पे मैं आप सबसे आंसर ही नहीं दिया भाई, उसका पेपर नहीं है। हमारे करियर का प्राइम टाइम है, जो हमारी परीक्षा देने की एज होती है वो लिमिटेड होती है, और ये इस अवधि में इसका बोल रहा फैमिली में हमारे साथ जो डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी किसी के साथ भी किसी भी तरह का प्ले करती है। तो जब आपको ये अवसर मिल रहे हैं, आपको अच्छे दिन मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? 5 दिन हो गए, 5 दिन कौन सा अच्छा दिन? अच्छा दिन है, कौन सा अच्छा दिन है? और पार्टी बाजी ना करें यहाँ। आपके जो फुटेज था, आपका जो फुटेज था वो रजिस्टर कर लिया गया है।
उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और आगे स्कोप चल रहा है। जो निष्कर्ष है और जो इम्पैक्ट है उसके लिए आपको थोड़ा सा समय मांगा है। बिल्कुल समय देने का तो मतलब है। तो आप अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ना हमको सुनो यार, धन्यवाद देना चाहूंगा जिलाधिकारी देहरादून का, वो यहाँ पहुंचे, आपकी परेशानी हमारी परेशानी को लेकर कप्तान साहब पहुंचे। ये जो मीडिया अब इनकी बाइट लेगी, ये बाइट भी सुनना, ये एक्चुअली यहाँ आए ये बाइट बनवाने के लिए शायद। अब इम्पोर्टेंट बातें करनी है, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठो। जितने लोग पीछे हो भी आगे आ जाए यार, मंच खाली कर दे, अब बातें होगी। जो आने वाला भविष्य देखना है भाई हमने। भाई जो बातें हुई है उस पर बातें होंगी, अब बैठिए, आप बैठिए सब लोग, बाकी बैठ जाएंगे। हमारी मातृ शक्ति है पीछे, प्लीज आप इधर साइड आना चाहे तो इधर साइड आ जाओ। मातृ शक्ति हमारी जो है, आप अगर आगे आना चाहे मातृ शक्ति हमारी तो आ जाओ, आगे आ जाएंगे। अरे बात होगी और फैक्ट्स पे बात होगी, फैक्ट्स पे बात होगी, ठीक है, फैक्ट्स पे बात होगी। बैठिए प्लीज, बैठ जाओ यार, खड़े होके क्या करोगे खड़े रह के? दिक्कत किसको है बैठने में, बताओ क्यों दिक्कत हो रही है, बताओ। ऐसे जवानी में दिक्कत हो रही है बैठने में। एक महीने तक बैठेंगे जब तक जांच नहीं होगी। बैठ जाइए प्लीज। रिपोर्ट यहाँ आएगी भाई हम शांत हो जाएंगे, शुरू करते हैं प्लीज, बैठिए सब लोग। देखिए ये आप सबके आंदोलन का असर है कि जिलाधिकारी और कप्तान साहब को यहाँ आना पड़ा। ये आप लोगों के आंदोलन का असर है कि आज पूरे 13 जनपदों में बहुत बड़े मात्रा में युवा विरोध कर रहे हैं। आप सबके इस आंदोलन का असर है। दूसरी बात है कि 1 महीने का टाइम ये बता रहे हैं। छोड़नी पड़ेगी, क्यों 1 महीने का टाइम क्यों ले रहे हैं ये लोग? भाई जब तुम्हारे नकल रोधी कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक आध प्रश्न भी बाहर आता तो लीक कर माना जाएगा, तो तुम उस पर क्यों नहीं चल रहे? अपना ही कानून नहीं तुम मान रहे, बताओ। सबसे पहले तो ये डिसीजन हो जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे, 1 महीने तक देखेंगे। मैंने डीएम साहब से प्रश्न भी करा था, मैंने कहा विषय जांच का है ही नहीं, विषय कैंसिल करना ना करने का है ही नहीं। विषय ये है कि भाई जब आयोग पे विश्वास नहीं रहा, इस प्रतियोगी परीक्षा में इस पेपर में विश्वास नहीं रहा, तो तुम कितनी भी जांच कर लो, लोगों के मन को कैसे तुम खुश कर पाओगे, लोगों को कैसे विश्वास दिला पाओगे? तो तुम क्या कह रहे हो भाई कि 1 महीने में डिसीजन लेंगे? अरे जब विश्वसनीयता नहीं रही, करते रहो तुम जांच, 1 महीना लगे 2 महीना लगे, पर जब विश्वसनीयता ही नहीं है तो एक ही सॉल्यूशन तो है कि युवाओं का विश्वास कैसे वापस पाओगे? निरस्त करके दोबारा पारदर्शी कराओ, यही तो एकमात्र रास्ता है। भाई मैं बता रहा हूं, चलो जांच भी कर ली, इन्होंने बोल लिया नकल है, 1 सेंटर नहीं 2 सेंटर पे हुई, चलो इनको भी चिन्हित कर लिया, यहां भी दोबारा करवा लिया। जो लोग जिनका सिलेक्शन रुकेगा ना, मलाल जिंदगी भर रहेगा कि ना नकल हुई थी, पेपर लीक था इसलिए नहीं हुआ। तो कल के दिन किसी के दिल में ये मलाल न रहे, तो इसलिए इसका सीधा सा सॉल्यूशन है पेपर निरस्त और दोबारा और सीबीआई लाइए। अभी लास्ट में कप्तान साहब कह रहे थे कि
पूर्व में भी पिटीशन डाली गई थी और वो क्यों कैंसिल हुई, तो मैं बताना चाहता हूं, समय ज्यादा हो गया था वो जय, पर मैं बताना चाहता हूं, लाइव देखेंगे कि वो इसलिए कैंसिल हुई, एक वकील के द्वारा लगाई गई थी और केवल अखबारों के कटिंग के आधार पर वो लगाई गई थी पिटीशन। क्या अखबारों के कटिंग पर एक्सेप्ट होती? आप भोली पवार को कहते हैं ना, जिनके पास आईटीआई में जानकारी है, यूपीपीएससी से मेंस की कॉपियां मांगी गई है, जिस मेंस की कॉपी में पहले नंबर कुछ और होते थे और उसके बाद एक एक कॉपी में 17, 18 नंबर काट के इंडेक्स में भरे हुए नंबरों को काट के फिर आगे नंबर लिखे, इस आधार पर सीबीआई जांच होगी कि आयोगों के अंदर चल क्या रहा है, इस आधार पे होगी। और वो अखबारों की उस पर पिटीशन लगा दे केवल इसलिए, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग, अरे यहाँ मंच पर कुछ लोग इसलिए भी करते हैं जल्दीबाजी कि कहीं बेरोजगार संघ न डाल दे, कहीं कोई और फैक्ट के साथ न डाल दे तो एक्सेप्ट हो जाएगी, इसलिए पहले डाल दो और वो एक्सेप्ट ना हो तो उसे बाहर कर दो, फिर ये जा ही नहीं पाएंगे। ये भी रणनीतियां होती है शासन और प्रशासन के द्वारा। दूसरी बात, जो मैंने ये 20 पन्नों की एफआईआर लखनऊ से लाई है, लखनऊ से मंगवाई है, इसमें ये जब लखनऊ में गिरफ्तारियां हुई इनके 19 में, उसके जेल से छूटने के बाद देहरादून में सेटल हुए सब, और देहरादून में सेटल होने के बाद इन्होंने यहाँ के आयोगों से मिलके, यहाँ के नकल माफियाओं के साथ मिलके इन लोगों ने काम शुरू किया। और जिस दिन से ये कांड हुआ 21 तारीख से 22 से धरना हुआ यहाँ, उस दिन से इसमें से कुछ लोग फरार चल रहे हैं। क्यों चल रहे भाई फरार? तुम्हारा तो कोई संबंध नहीं है, क्यों फरार चल रहे हो? आप जाओ इनके घर में तफ्तीश मारो, ये फरार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी किया जाएगा, और वो कहते हैं कि तुम्हारे कैरियर का सवाल है, ये पढ़ने का समय है। मानता हूं पढ़ने का समय है, मैंने दिया ना एग्जाम्पल। मैं जब 14 में इंटर हुआ, जब मैं देहरादून आया तो भाई 3 साल ढंग से पढ़ाई की, कमरे से कोचिंग, कोचिंग से कमरा, कमरे से कोचिंग, कोचिंग से कमरा। मैं बोल तो रहा हूं, कुछ पानी में नहीं गया, माल देवता में नहीं गया, सजदारा में नहीं गया, एफआरआई के अंदर में नहीं गया, देहरादून में रहते हुए। क्यों? माल देवता अभी गया मैं, जब बाढ़ आई वहां, तब इसलिए गया कि मैं अभी लोकसभा लड़ा तो मेरा वो भी क्षेत्र पड़ता, तब गया मैं। और एक बच्चे के उस समय को तो देखो, जो सब कुछ त्याग कर देता है केवल अपने पढ़ाई के लिए, अपने एग्जाम के लिए, और ये कहते हैं कि ये हो जाएगा तुम्हारे कैरियर का। अरे कैरियर बनाओगे कैसे जब पारदर्शी सिस्टम नहीं होगा? कैसे बनाओगे कैरियर, बताओ? जब हर बार तुमने 1-2 नंबर से बाहर करना ही करना है, मैरिट इन्होंने अपने हिसाब से लगानी है। सही तो बोल रहे थे कई बच्चे जो मन से यहाँ बोल रहे थे कि कैसे 80 और 85 मैरिट चले जा रहे हैं। अरे जाते हैं नंबर 80-85, और चुनिंदा लोगों को जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगे हुआ है 90, 89.50, 89, 88.50। तो मैं ये थोड़ी होता भाई, 1-2 लोग अपवाद हो सकते हैं, 2-4 लोग अपवाद हो सकते हैं, वो 90 भी ला सकते हैं। बस तुम्हारी पूरी श्रृंखला वहां से शुरू होती है नीचे तक। बताओ, तो पढ़े लिखे तुम लोग हो सब यार, हम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों की तरह अनपढ़ नहीं है। जो इनके मंत्री जो अंगूठा टेक है, कहते हैं अरे पेपर लीक नहीं हुआ, बस 3 पेज बाहर आए। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं अरे भाई पेपर लीक नहीं हुआ, अभी तो पेपर ही बाहर आया है, अभी रिजल्ट थोड़ी आया। अब तुम क्या चाहते हो? रिजल्ट भी बाहर लाना चाहते हो अभी? तो ये तरीका है। और फिर वो जाते जाते बोला कि अब एसआईटी काम कर रही है, और जो रिटायर्ड जो जज है वो आगे है। तो रिटायर्ड जज के बारे में मैंने बता दिया भाई, रिटायर्ड जज के बारे में बता दिया। रिटायर्ड जज के बारे में मैंने बता दिया कि वो क्या है। वो सरकार में इन पदों पर रहे हैं, सरकार के साथ पदों पे काम किया है। वहां से आने के बाद तो मिली भगत तो होगी, सांठगांठ तो होगी। इनके जो अपने भाई है वो भाजपा के हरियाणा में पदाधिकारी है। इनके जो भतीजे वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो यार तो क्या चाहिए? ये भाजपा कनेक्शन नहीं है तो क्या कनेक्शन है? जैसे हमारे महासचिव उत्तराखंड बेरोजगार संघ के भाई सजेंद्र कठेर जी ने कहा कि 450 जितने सेंटर थे, आप उनकी डिटेल दीजिए, उनके मालिकों के नाम दीजिए। मैं कह रहा हूं 50
50% से अधिक ऐसे सेंटर मिलेंगे जब भाजपा कनेक्शन मिलेगा। तो किस बात की बात करते हैं? अगर एक भाजपा कनेक्शन वाले आदमी के स्कूल से पर्चा बाहर आ सकता है, पेपर बाहर आ सकता है, तो क्या और भाजपा वाले बैठ जाएंगे काम के? क्यों? उन्हें भी पार्टी फंड में पैसा देना होगा, वहीं से तो लेंगे। वो कहां से लेंगे? क्या आलू लगा के टमाटर लगा के थोड़ी देंगे? वो वहीं से तो लेंगे 2 नंबर का पैसा और वहीं से पार्टी फंड में देंगे। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी क्या हुआ कि पिछले बार एक घटना हुई थी हाईकोर्ट में। सांसद जी हमारे ये नैनीताल से कौन है भाई लोग? अजय भट्ट। उनकी धर्म पत्नी को हाईकोर्ट में क्या बनाया गया था? क्या बनाया गया था भाई? महाधिवक्ता बनाया नहीं बनाया? उनका रिकॉर्ड जब चेक किया तो एक भी केस नहीं लड़ा था उन्होंने तब तक। ऐसा कोई कैसे बना दिया? और सेम केस यहां पर है। सेम केस इनके जो पुत्र हैं, जो जस्टिस जो कह रहे हैं, जो रिटायर्ड जस्टिस आए हैं और जो एसआईटी के ऊपर रहेंगे, इनके जो पुत्र है राहुल वर्मा, जो राहुल वर्मा है, उनको अपर महाधिवक्ता बनाया गया है, जबकि अभी तक कोई कैसे केस नहीं लड़ेगी जिससे उनको बनाया जा सके। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था जिससे उन्हें बनाया जैसे। तो क्या ये चाल नहीं हो सकती कि तुमने मेरे बेटे को सेटल किया, मैं तुम्हारी एसआईटी को सेटल कर दूंगा? क्या नहीं हो सकता ये बोल? तो हम कैसे विश्वास कर ले? कैसे विश्वास करें ऐसे लोगों पर? अब यह दिन हम भूले नहीं जब दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर पर छापेमारी हुई, कितना पैसा निकला? तुम चाहते तो यार, युवाओं को भ्रमित करना जानते हो। ये भी एक बात है कि ये युवा ध्यान से सुन रहा है, ये युवा 5 दिन से लगा हुआ है और ये आगे भी इसी इस पर रहेगा। पर अगर इन युवाओं के सब्र की परीक्षा ली गई तो ये वही युवा है, ये उन लोगों का खून है जिन्होंने इस भारत की आजादी से लेकर उत्तराखंड राज्य गठन तक की लड़ाइयां लड़ी। ये उन लोगों का खून है, ये युवा, ये उत्तराखंडी है। तो इनके सब्र की परीक्षा ना ली जाए, क्योंकि सब्र का बांध अगर टूटेगा तो निश्चित ही यहाँ से कई कुर्सियां बहेंगी, सरकारें बहेंगी, ये मैं निश्चित कह रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आप लोगों ने देख लिया होगा और वो सामने इस चीज को हम बोल रहे हैं कि भाई बसें भर के लाई गई, तो अगर सब साफ हुआ है, सारी चीजें ठीक हुई है, तुम अपनी जगह ठीक हो, बसें क्यों भर के लाई गई वो भी तो कारण दो। रुद्रप्रयाग डीएम के पास कौन गए, उनकी फोटो क्यों नहीं डाली गई, वो भी तो प्रमाण दो। और अखबार में कल छपवाया गया, 2-3 उद्यान विभाग के कोई महिलाएं थी जिनका बयान छपवाए गए कि हमारा सिलेक्शन हुआ और बड़ी ईमानदारी से सब चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है। तुम में से एक का पति मीडिया में है, तो उनसे संपर्क करके कुछ भी छपवा दोगे? बताओ। तुम्हारा पति मीडिया में है, वो फोन करता है क्योंकि 600 करोड़ का जो बजट रखा गया है सूचना के लिए, इसीलिए तो रखा गया है, कैसे भ्रमित करना है, जमीन के मुद्दे नहीं उठाने हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर उनकी हिस्ट्री भी डाली तो शाम को फेसबुक पे डाल देंगे कि भाई एक पत्रकार पति ने अपने सरकारी कर्मचारी पत्नी को बोला, अपनी बाइट भी दे लिख के, अपने एक मित्र की बाइट भी दे और बोल दो कि अच्छा हो रहा सब। ये जो मैनेजमेंट चल रहा है ना, ये तोड़ना है। मैनेजमेंट करना तो स्टेट का ठीक करो, अपने लोगों को बचाने का नहीं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस ये चीजें रखनी थी। मैंने ये भी बता दिया कि जस्टिस जो थे उनके बेटे को क्यों बनाया गया, जस्टिस जो है उनका क्या संपर्क है, सरकार के साथ क्या कनेक्शन है, सारी चीजें बता दी। तो अब भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के हाथ में फैसला, हम कुछ नहीं। आप जैसा कहोगे हम वैसा सुनेंगे, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। आप लोग पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, अगर ये जगह से, तो दोबारा यहाँ नहीं आना है। कौन कौन तैयार है दोबारा घंटाघर और गांधीघर आए? हमने यही
इस कार्य इसलिए चुना है कि यहाँ से ज्यादा डिस्टर्ब किसी का नहीं हो रहा है। और अगर हमें यहाँ से डिस्टर्ब किया तो घंटा घर और गांधी पर वोट लेना नहीं होगा। धन्यवाद। बोलो केदारनाथ धाम की। बड़ा आनंदित प्रफुल्लित है आज पूरा हमारा युवा वर्ग। ये आप लोगों की जीत है जो हम इतने दिनों से बात कर रहे थे। और याद रखना वो दिन दूर नहीं जब धामी भी आएगा यार। बिल्कुल। वो कुर्सी के इतना चुटकी है, उसको जब दिखेगा कि कुर्सी हिल गई है तो 100% वो यहाँ आएगा, गड़गड़ाएगा, बुलाएगा। मैं कुछ थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों से। कोई भी व्यक्ति, मैंने कल भी बोला था, कोई भी हमारा युवा साथी ये मीडिया चैनल्स पर, खासकर गोदी मीडिया पर अपने आप से बयान देने से बचें। हमारे मुद्दे ये 4 लिखे हुए, इसके अलावा इनको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे नहीं आएगा समझ, हाथ छोड़ देना, बोला हम श्री राम भक्त हैं, हम कुछ नहीं जानते। क्योंकि ये हर तरफ से, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है ना, ये तो तंत्र मंत्र षड्यंत्र सब रचेंगे। इनकी हालत खराब हो रखी है और धामी कब जाए कब ना जाए उसको खुद नहीं पता। तो वो पूरी ताकत लगाएगा, पूरी ताकत लगाएगा। और हाँ, कुछ युवा साथी हमसे अलग अलग टाइमों पे मिलने भी आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा अगर आपको समर्थन करना है तो दिन के समय में आइए, रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारे युवा साथी सो रहे होते हैं और उनको भी खतरा हो सकता है। ये मैं कहीं और बोल रहा हूँ, ये काम आएगी लाइन, देखना। मैं खाली ये बोल रहा हूँ हम सब लोगों को। दूसरी बात, जितने भी यहाँ पे अतिथि आ रहे हैं आप सब लोगों का स्वागत। आप याद रखिएगा, आप ये युवाओं के समर्थन में ही आए हैं। यहाँ ये मंच अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उसमें हमने साथ साथ एक चीज की है, जो भी यहाँ व्यक्ति आ रहा है वो नाम लिखवा रहा है, उसके साथ टाइम भी लिखा जा रहा है। और ठीक टाइम 1.5 से 2 घंटे बाद, उससे पहले उनको माइक नहीं दिया जाएगा अगर परिस्थितियां बने तो। हाँ, 1.5 से 2 घंटा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, we want CBI, we want CBI, we want CBI, we want CBI। और ये फटाफट पेपर कैंसिल कर लो, क्योंकि पेपर छोड़, पेपर छोड़, पेपर छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी किसी ने मुझे सुंदर कांड किया, तो बजरंग बली की बोल, पार्वती पते हर 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 महादेव। धन्यवाद। एक बार जोरदार नारेबाजी करेंगे यहाँ पर। पेपर चोर, कत्ती चोर, पेपर चोर, कत्ती चोर। हाथ उठा के प्लीज। पेपर चोर, कत्ती चोर, पेपर चोर, कत्ती चोर, पुष्कर धामी कत्ती चोर, पुष्कर धामी कत्ती चोर, जीएस मर्दोलिया कत्ती चोर, पुष्कर धामी मुर्दाबाद, पुष्कर धामी मुर्दाबाद, पुष्कर धामी शर्म करो, पुष्कर धामी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, पेपर चोर, कत्ती चोर। आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए बिट्टू भाई आगे आए। और आप सभी साथियों से अनुरोध है, जितने भी साथी हैं, देखिए आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा आप ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे। बिट्टू भाई आए और आप मंच संचालन करें। हमारे बीच आदरणीय श्री प्रसाद सेमवाल जी भी हमारे समर्थन में आए हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।